अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन ऑडिबल विजिबल आवाज़ आ रही है मेरी। वालेकुम अस्सलाम वेलकम। वेलकम भाई सब लोगों को वेलकम। गुलाम दस्तगीर वेलकम। वेलकम टूटी फ्रूटी वेलकम। वेलकम वेलकम वेलकम। अल्हम्दुलिल्लाह गुलाम दस्तगीर आई एम डूइंग ग्रेट। व्हाट अबाउट यू? आप लोग कैसे हैं? आप लोग कैसे हैं? सब लोग ठीक ठाक? तबीयत ठीक है? ठीक हो ना? ओके ओके चलें, दैट्स गुड। ओके सो वेलकम सब लोगों को भाई। आज हमारा टॉपिक है, आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं एंड न्यू चैप्टर में हमारे पास है एवोल्यूशन। ओके सो आज हम बात करने वाले हैं एवोल्यूशन के बारे में। चैप्टर 24 पूरा माइक्रो टू मैक्रो लेवल तक एवोल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे आज हम। ठीक है कि क्या क्या होती है एवोल्यूशन, और इसमें भी अ, हमारे पास दो चीज़ें हैं। एक इंट्रोडक्शन होगा आज की क्लास में और साथ में एविडेंस होंगे। ठीक है, जो एविडेंस है आप लोगों के बुक में कि एवोल्यूशन होती है तो उसका हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके बाद कल की क्लास में हम डार्विनिज्म और लिमार्किज्म की बात करेंगे। ये मेन टॉपिक है इस चैप्टर के और इंशाल्लाह इस वीक में ये चैप्टर हो जाएगा समाप्त। सो ये चार टॉपिक्स हैं इसके स्पेसिफिकली। सबसे पहले है एवोल्यूशन एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन। दूसरा है एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन। ये टॉपिक आज आज हम ये दोनों टॉपिक आज करेंगे हम। इसके अलावा लास्ट एक टॉपिक है हमारे पास, एवोल्यूशन ऑफ यूकैरियोट्स फ्रॉम प्रोकैरियोट्स, लिमार्किज्म, डार्विनिज्म और न्यू डार्विनिज्म। ये हम नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास का स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले एवोल्यूशन की बात करते हैं। तो यस, क्या होती है ये एवोल्यूशन? व्हाट इज एवोल्यूशन? क्या है ये एवोल्यूशन? वालेकुम अस्सलाम उजाला वेलकम। वेलकम खुशामदीद। यस, क्या होती है ये एवोल्यूशन? अगर कोई डेफिनेशन लिखने को आ जाए तो क्या लिखेंगे? हाउ डू यू डिफाइन एवोल्यूशन? अनफोल्डिंग। ओ, वो तो एवोल्यूशन वर्ड एवोल्यूशन का मतलब बता रहे हैं ना वो। ओवरऑल एवोल्यूशन क्या है हमारे पास? एवोल्यूशन इज नथिंग बट, इसमें क्या होता है, एक प्रोग्रेसिव चेंजेस आते हैं। क्या आते हैं? प्रोग्रेसिव और ग्रेजुअल चेंजेस होते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में अकॉर्डिंग टू द उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट और एक स्पेसिफिक पैसेज ऑफ टाइम के साथ। ठीक है, या फिर सिंपली ऐसे बोल सकते हैं कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में वो चेंज जो एनवायरनमेंट में आए, ठीक है, वक्त के साथ साथ, इसे हम एवोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप अपनी बचपन की पिक्चर देखें और अब की पिक्चर देखें तो आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखेगा। दिस इज एवोल्यूशन। आप उससे एवॉल्व हुए। ठीक है, तो एवोल्यूशन क्या है? वक्त के साथ साथ ग्रेजुअल चेंज है एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे एनवायरनमेंट होता है वैसे चेंज होता रहता है। ठीक हो गया, तो ये एवोल्यूशन का सिंपल सा वो है। वालेकुम अस्सलाम नताशा नाश्ता वेलकम। सो एवोल्यूशन हमारे पास क्या है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअल चेंजेस एंड डेवलपमेंट ऑफ समथिंग सच एज अर्थ सोलर सिस्टम। अच्छा, एवोल्यूशन हर एक चीज की होती है। ठीक है, इसने यहाँ पे क्या बोला है? ग्रेजुअल चेंजेस एंड डेवलपमेंट ऑफ समथिंग, जैसे कि अर्थ है, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सोलर सिस्टम है, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वालेकुम अस्सलाम अंजलि कुमार, वेलकम वेलकम टू द नून एकेडमी। बायोलॉजी में जो वर्ड टर्म एवोल्यूशन है ना, उसमें हम किस चीज की बात करते हैं? उसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं। ठीक है, इन बायोलॉजी द टर्म एवोल्यूशन refers to the process of development of entity that of course that the course of time through which a gradual। ओके, तो इसमें बायोलॉजी में हमारे पास क्या होता है कि हम एक स्पेसिफिक एंटिटी को देखते हैं कि वो कैसे ओवर द पैसेज ऑफ टाइम डेवलप हुआ। ठीक है, एक सिंपल चीज से कैसे कॉम्प्लेक्स चीज बनी हमारे पास। तो ये हमारे पास बायोलॉजी में एवोल्यूशन है। खैर, तो अब हमारे पास है द कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन। ठीक है, तो दो चीजें हैं, दो थ्योरीज हैं। एक थ्योरी है स्पेशल क्रिएशन की और एक थ्योरी है हमारे पास थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। ठीक है, तो दो थ्योरीज हैं, इन दोनों थ्योरीज को हम देखेंगे। जस्ट अ मिनट। हेलो हेलो हेलो। ओके, तो कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन में हमारे पास क्या है? दो थ्योरीज हैं। ओके, अच्छा एक चीज और,
आज की जो साइंसेज है ना, 97% जो साइंटिस्ट है उनका ये कंसेंसस है कि एवोल्यूशन होती है, और वो एक सिंगल सेल था हमारे पास, उससे चीजें बनी है और आगे चीजें जो है वो उसी सिंगल सेल से बनी है। ठीक है, और उसके लिए वो बहुत सारे एविडेंसेस भी देते हैं। ठीक है, कुछ एविडेंस उसमें सही भी हैं, कुछ नहीं भी सही, उसको देखेंगे हम। तो यहाँ देखें, एक यहाँ पे इस बॉटम पे जो एवोल्यूशन का ट्री होता है ना, तो बॉटम पे एक सेल से स्टार्ट होता है। ठीक है, एक सेल से भी पहले से कहानी स्टार्ट होती है, पता है? एवोल्यूशन वाले लोग क्या कहते हैं कि यूनिसेलुलर जो होता है हमारे पास। असरा हुसैन, वेलकम, वेलकम टू द नून एकेडमी, वेलकम। तो एवोल्यूशन हमारे पास ना कुछ क्या हुआ, बहुत टाइम पहले जो है वो क्या थे, मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ इयर्स अगो, फ्री फ्लोटिंग न्यूक्लियोटाइड्स होते थे। क्या होते थे? फ्री फ्लोटिंग न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, वो न्यूक्लियोटाइड आपस में मिले, बल्कि इससे भी पहले से कहानी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्लाइड इज नॉट विजिबल, रिफ्रेश कर लो। इससे भी पहले से कहानी स्टार्ट करते हैं। हम बात करते हैं ना कि स्लाइड इज विजिबल, ओके। हम बात करते हैं एटम से और कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ की बात करते हैं। जो लाइफ है, आपको पता है, जिंदगी के लिए कुछ ना कुछ चीजें ना इसेंशियल होती हैं। ठीक है, जिंदगी के लिए क्या चीज एसेंशियल है? मतलब कोई एक पर्टिकुलर सेल का होना चाहिए, सेल के पास कोई अपना डीएनए वगैरह होना चाहिए, जेनेटिक मटेरियल, साथ में वो सेल अपने आप को रिप्रोड्यूस भी कर सके। तो ये चीजें हमारे पास, अगर किसी भी चीज के अंदर लाइफ है, तो ये एसेंशियल प्रॉपर्टीज होती हैं उसके पास ना, कि उसको वो ग्रो करता है, रिप्रोड्यूस करता है अपने आप को, उसके पास कोई पर्टिकुलर सेल्स होते हैं। ठीक है, तो ये लाइफ है। तो साइंटिस्ट क्या क्या कहते हैं कि हमारे पास जो एवोल्यूशन है ना, वो एवोल्यूशन कैसे स्टार्ट हुई? सबसे पहले हमारा जो अर्थ है, हमारा जो सोलर सिस्टम है, बल्कि हमारी जो यूनिवर्स है ना, वहां से अगर स्टार्ट करें तो 13 बिलियन ईयर्स अगो हमारा बिग बैंग हुआ था। ठीक है, बड़ा सा गोला फटा और बिग बैंग हुआ और हमारी यूनिवर्स बनी। ठीक है, और आज से अराउंड 4 बिलियन ईयर्स अगो हमारे सोलर सिस्टम का जो है वो है, यहाँ पे एक सुपरनोवा था, वो एक्सप्लोड हुआ, और उसके एक्सप्लोड होने से, उसके फटने से क्या हुआ कि हमारी जो अर्थ है, सोलर सिस्टम है, वो बना। तो हमारी जमीन कितनी पुरानी है? 4 बिलियन ईयर्स अगो पुरानी है। ठीक है, तो अब उसके बाद क्या हुआ? पहले तो लाइफ नहीं थी अर्थ के ऊपर, तो सब चीजें जो है वो एटम्स थे, ठीक है, मॉलिक्यूल्स थे, ये सब कुछ था। ठीक है, तो फिर ये लाइफ कैसे आई? तो साइंटिस्ट का ये कहना है कि जो एटम्स है ना, ये आपस में ना एक स्पेसिफिक प्रोपोर्शन में मिल गए। कैसे मिल गए? कुछ पता नहीं, डोंट नो। ठीक है, खुद से ही मिल गए। ये एवोल्यूशन की थ्योरी के अकॉर्डिंग है। ठीक है, ऑल्दो ये ऐसा मतलब नहीं है, स्पेशल क्रिएशन अलग कहती है और एक डिवाइन क्रिएशन अलग होती है। ठीक है, तो उनका ये कहना है कि भाई ये जो चीजें हैं ना, ये नेचुरली आपस में मिली। यस, बिल्कुल उजाला, नेचुरली आपस में ऐसी प्रोपोर्शन में मिल गई कि हमारे पास क्या हुआ, कुछ ना ऐसे न्यूक्लियोटाइड्स बने, फ्री फ्लोटिंग न्यूक्लियोटाइड्स, पानी के अंदर बने, जो कि ना बाद में आपस में कंबाइन हुए और अल्टीमेटली जो है ना वो फ्री फ्लोटिंग न्यूक्लियोटाइड्स न्यूक्लियोटाइड्स बने। और वो लगभग में लाइफ को सस्टेन करने के लिए कुछ लगभग में 200 जीन्स की जरूरत पड़ती है। तो वो फ्री फ्री फ्लोटिंग न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो समहाउ 200 जीन्स को इनकोड करते थे, और वहां से हमारे पास क्या है, वहां से हमारे पास जो है वो लाइफ एग्जिस्ट स्टार्ट हुई। और उसी, अब वो फ्री फ्लोटिंग न्यूक्लियोटाइड्स के बाद फिर हमारे पास एक चीज आई, फर्स्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर। ठीक है, जैसे फूका कहते हैं, फूका, फर्स्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर। ठीक है, फूका के बाद क्या हुआ? फूका में थोड़ी एवोल्यूशन हुई, थोड़ा चेंजेस आए, तो इससे बना लूका। लूका इज लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर। ठीक है, और इसके बाद ये हम, हाँ, इसका लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर, और हमारा सबका जो है वो ना लेना देना ये लूका से, और लूका से फिर अल्टीमेटली फूका, और फ्लूका से पीछे कहानी लेके जाए तो फ्री फ्लोटिंग न्यूक्लियोटाइड्स। तो लाइफ ऐसे हमारे पास हुई। और सबसे पहले ये लाइफ कहाँ स्टार्ट हुई? ओशियन में, पानी में स्टार्ट हुई। ठीक है, उससे हमारे पास फूका बना, फूका से लूका बना, और लूका की ही आगे क्या होती गई? एवोल्यूशन होती गई। और लूका की आगे एवोल्यूशन होती गई, उससे अब क्या बना? प्रोकैरियोट्स बने, प्रोकैरियोट्स से हमारे पास फिर क्या बना? यूकैरियोट्स बने, यूनिसेलुलर बने, और आहिस्ता आहिस्ता ये फिर एवोल्यूशन का ट्री ऐसा ऐसा करता गया, और अल्टीमेटली हमारे पास बहुत मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बने और बहुत सारी चीजें बनी। तो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन ये कहती है। ठीक है, और इसके पास उनके एविडेंसेस भी हैं बहुत ज्यादा। फॉर एग्जांपल, एक एक्सपेरिमेंट किया था साइंटिस्ट ने,
उसने क्या किया बताए, उसने वही स्पेशल, जैसे बिग बैंग के टाइम पे जो स्पेशल इवेंट्स हुए थे, उसी टाइप की चीज़ ना उन्होंने लैब में की। ठीक है, साइंटिस्ट का नाम मुझे एग्जैक्टली रिकॉल नहीं है, लेकिन उन्होंने जो है वो एग्जैक्टली वही कंडीशन रिकॉल की, और उन्होंने ना अमोनिया लिया, कार्बन डाइऑक्साइड लिया। ठीक है, इसी के साथ साथ हमारे पास जो मोस्ट कॉमन चीज़ है ना एयर के अंदर, ऑक्सीजन वगैरह ये सब लिया, और इसको जैसे आप लोगों ने डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया था ना, वैसे ही एक उसमें डाल दिया। ठीक है, और उसके बीच में से ना करंट पास किया। ठीक है, क्योंकि स्पेशल कंडीशन जैसे बिग बैंग वाली, बिग बैंग में तो बड़ा धमाका हुआ था ना, तो बड़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज हुई। तो उसी टाइप की एनर्जी के लिए उसने ना क्या किया था कि यहाँ पे हमारे पास क्या किया उसने, अ, बिजली दी, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और बाद में जब उसने देखा कि ये जो NH3 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, तो उससे ना कुछ अमाइनो एसिड उसके पास है, पता है, अमाइनो एसिड। ठीक है, तो ये चीज ये प्रूफ करती है कि हाँ भाई, चीजें आपस में मिल सकती हैं और हो सकता है ये इस तरह से। ठीक है, नेचुरली खुद से ही मिल सकती हैं और हो सकता है। ठीक है, एम आई ऑडिबल टू यू गाइज? गुलाम दस्तगीर, रिफ्रेश कर लो आप। हेलो हेलो गुलाम, आई एम ऑडिबल टू अदर? मैं बाकी लोगों को तो ऑडिबल हूँ, आपका शायद कोई प्रॉब्लम है। रिफ्रेश कर लो। ठीक है, तो कुछ अमाइनो एसिड आए, तो क्या फिर इस चीज को मान लिया जाए कि स्टार्ट में जो है वो जैसे लूका फूका बना और उसके बाद ही चीजें बनी? तो आंसर ये नहीं है, क्योंकि देखो लाइफ इतनी कॉम्प्लेक्स है एक ह्यूमन बॉडी में, कुछ अमाइनो एसिड के ऊपर हम नहीं बोल सकते कि भाई हाँ वो लाइफ ऐसी वजूद में, ऐसा नहीं हो सकता। मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ भाई। ना हो गुलाम ऑडिबल, अब आवाज आ रही है? गुलाम गुलाम, अब आवाज आ रही है? तो इस तरह से हमारे पास एवोल्यूशन का ऐसा उन्होंने बोला था। ओके चलें, दैट्स गुड। सो और उसके बाद इस तरह से एवोल्यूशन होती गई होती गई होती गई, और आज की हमारे पास ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आ गए सारे। ठीक है, लेकिन खैर चलें, इसके अलावा अब प्रूफ से हैं कुछ, तो कुछ एविडेंसेस हैं उनको देखते हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा स्पेशल थ्योरी ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन में स्पेशल क्रिएशन को देख लेते हैं। तो एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था सुराज। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग इनके अकॉर्डिंग सुराज के अकॉर्डिंग जो जमीन के ऊपर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, इनको किसी ने क्रिएट किया है। ठीक है, तो अब्बा सुराज जो फादर सुराज हैं, उनका ये कहना है कि इस क्रिएशन के पीछे किसी न किसी इंटेलिजेंस का हाथ है। ठीक है, ये खुद से ही नहीं हो गया कुछ। ठीक है, तो सुराज की थ्योरी तो इस्लाम के अकॉर्डिंग भी सही है। तो द थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन बिलीव्स दैट लिविंग एंटिटीज आर क्रिएटेड बाय गॉड। ठीक है, दे आर क्रिएटेड ईदर एट द सेम टाइम और एट सम इंटरवल। ठीक है, तो सुराज साहब ने ये चीज बताई। However, the species do not have any interrelationship with each other from origin point of view. They were created in the same form as present। ठीक है, और हमारा भी यही बिलीफ है। ठीक है, जैसे सुराज ने बोला है, हमारा भी यही बिलीफ है। ठीक है, और जैसे सुराज ने बोला कि जैसे जैसे स्पीशीज बनी वैसे ही वैसे हमारे पास क्या है, यस, जैसे ही स्पीशीज बनी तो हमारे पास, यस, उस पहले फॉर्म में जैसे थी वैसे ही है हमारे पास। ठीक है, लेकिन एक चीज है, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने सुना होगा, हमारे हजरत आदम अलैहिस्सलाम, सबसे पहले इंसान, उनका, हाँ उनका उनका जो उनकी जो हाइट है, फॉर एग्जाम्पल हम बोल देते हैं ना, हम बोलते हैं ना इस्लाम में कि एवोल्यूशन नहीं होती, अल्लाह पाक ने सब कुछ ऐसे बनाया है और प्योरली ऐसे ही है। हाँ, तो मान लेते नहीं होती, सही है। लेकिन एक पॉइंट है, फॉर एग्जाम्पल हजरत आदम, हाँ, 90 फीट हाइट थी। तो अगर एवोल्यूशन नहीं होती तो फिर आज के इंसान इतने टिच्चे टिच्चे क्यों हैं? वाई? इसका मतलब एवोल्यूशन होती है, राइट? और पहले टाइम पे अब लोगों देखा, आप लोगों ने ये भी सुना होगा, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की जिंदगी कितनी थी? कितनी थी? 900 साल। और आजकल 60-70 साल के होते ही टपक जाते हैं। नहीं, हाँ हाँ, आई मीन यू आर राइट, वेरी गुड।
यू आर राइट। एवोल्यूशन होती है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसे डार्विन ने बोला था वैसा नहीं होता। ओरिजिन ऑफ स्पीशी जैसे उन्होंने अपनी बुक में लिखा कि भाई एक स्पीशी से दूसरी स्पीशी बनती है, ऐसा नहीं है, ठीक है। उसके पीछे वैसे बहुत सारे लोग प्रूफ भी देते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा 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 सबसे क्लोज रिलेशन प्राइमेट्स का बोला जाता है ना। प्राइमेट्स में एप्स आते हैं, गोरिल्लाज आते हैं और ये बंदर आते हैं, ठीक है। तो प्राइमेट से हमारा डीएनए काफी 99% मैच भी करता है। 98%, सॉरी, 98% हमारा डीएनए प्राइमेट से मैच करता है, ठीक है। तो इस इन फैक्टर्स की वजह से साइंटिस्ट कहते हैं कि हम जो है प्राइमेट से आए हैं, लेकिन दिस इज नॉट ट्रू। अल्लाह पाक ने हमें इंसान बनाया और इंसान ही बनाया, ठीक है। लेकिन 99% अब डीएनए भी तो सेम है, तो 98% डीएनए भी तो सेम है, तो इसका क्या वजह है? वैसे हमारा डीएनए जो चूहा होता है ना उससे भी काफी मिलता है, चूहे से भी समहाउ आई थिंक 95% प्रोबेबली। तो फिर चूहा तो हम में काफी डिफरेंस है, ठीक है। ओके, सो फादर सुराज का कहना यह है, एग्जैक्टली सेम नहीं होता, हाँ। फादर सुराज ने हमें ये बोला कि हमारे पास जितने भी ये जो हमारे पास स्पीशीज हैं, वालेकुम अस्सलाम अक्सर, वेलकम। तो वो हमारे पास अपनी पहली हालत में जैसे हैं वैसे ही आए, ठीक है। उसके बाद यस, फादर सुराज वाज वन ऑफ द एडवोकेट ऑफ क्रिएशनिज्म, ठीक है। और एक दूसरे साइंटिस्ट थे कार्लस लिनस। आप लोगों ने कार्लस लिनस का नाम सुना होगा, इससे पहले कभी टेक्सोनोमी में देखा होगा। तो उन्होंने भी जो है वो एवोल्यूशन पे काम किया था। खैर, तो द मेन पॉइंट थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन का क्या है कि जितनी भी स्पीशीज हैं वो अल्लाह पाक ने, गॉड ने पहले से ही बनाई हुई हैं, ठीक है। वो डेफिनेटली वो अपने गॉड को रेफर करेंगे, हम अल्लाह पाक को रेफर करेंगे, वो अपने गॉड को रेफर करेंगे डेफिनेटली, ठीक है। और दूसरा ये है कि जो भी हमारे पास स्पीशीज हैं वो जिस हाल में मतलब गॉड ने क्रिएट की हुई हैं उसी फॉर्म में है, वो इम्यूटेबल होती हैं। इम्यूटेबल मतलब इनमें म्यूटेशन नहीं होती, वो फिक्स्ड होती हैं, जो पहले जैसे पहले थी वे आज भी वैसे ही हैं। तो हालांकि सूराज का ये वाला पॉइंट थोड़ा आगे पीछे हो सकता है कि उसमें म्यूटेशन नहीं हो सकती। म्यूटेशन होती है, थोड़े बहुत चेंजेस भी आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इतने चेंजेस आए और न्यू स्पीशी बन जाए, ऐसा नहीं होता कुछ, ठीक है। यस, उसके बाद है थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। तो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बिलीव्स दैट ऑर्गेनिज्म आर इवॉल्व फ्रॉम अ ग्रेजुअल प्रोसेस, ठीक है, जो कि सिंपल कंपाउंड से आहिस्ता आहिस्ता कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ आई, ठीक है। जॉर्ज बफन वाज द फर्स्ट implemented the geological time scale and developed the idea that living beings evolved constantly, ठीक है। ये साहब थे, इन्होंने एवोल्यूशन की मतलब दाग पेड़ डाली। उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉन्ट्राडिक्ट क्लियरली विद द कॉन्सेप्ट ऑफ डिवाइन क्रिएशन। जो डिवाइन क्रिएशन है उसको बिल्कुल क्लियरली कॉन्ट्राडिक्ट करती है। डिवाइन क्रिएशन मतलब गॉड की तरफ से जो क्रिएशन है, अल्टीमेट फाइनल क्रिएशन है। तो यस, वो और एवोल्यूशन उसको ना ऑपोजिट माना जाता है। फ्रॉम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू, never it was never acceptable, as the Quran says very clearly in many surahs that Allah has created man, ठीक है। तो ये भी है। एथियस्ट, हाँ, आपको पता है मेजोरिटी जितनी भी साइंटिस्ट हैं आज की इस दुनिया में, सब के सब एथियस्ट। 97% साइंटिस्ट आर एथियस्ट, ठीक है। इसका तो मुझे नहीं पता कि ये एथियस्ट था या नहीं, लेकिन मेजोरिटी साइंटिस्ट जो हैं वो एथियस्ट। वो बिलीव करते हैं साइंस में, फैक्ट्स में, ऑब्जर्वेशन में, ठीक है। वो गॉड में बिलीव नहीं रखते, ठीक है। और हम जो है वो गॉड में बिलीव रखते हैं डेफिनेटली। तो यस, तो वो साइंस में बिलीव रखते हैं, तो साइंस में उनका यही कहना है कि वो हर एक चीज के पीछे कॉज देखते हैं, ठीक है। वो हर एक चीज के पीछे कॉज देते हैं, क्योंकि हर एक किसी की कोई हर किसी भी चीज का कोई इफेक्ट आता है ना,
कोई कॉज हो तो उसका इफेक्ट होता है। तो वो एवोल्यूशन का ये जो ग्रेजुअल प्रोसेस है ना, इसके पीछे बहुत सारी उनकी चीजें हैं, उनके पास डेफिनेटली प्रूफ्स भी हैं अच्छे अच्छे, लेकिन ये प्रूफ इट डजंट मीन कि हमारे पास एवोल्यूशन होती है। कई सारे बीच में लूप होल्स भी हैं एवोल्यूशन के। ठीक है, ओके। तो इसके बाद आगे चलते हैं हम, हमारे पास एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन, चलें एविडेंस की बात करते हैं। तो एविडेंस सबसे पहले इसने एविडेंस फ्रॉम पैलेंटोलॉजी, फॉसल फ्यूल से एवोल्यूशन, फॉसल से जो हमारे पास है। तो एक बर्ड है आर्कियोप्टेरिक्स नाम का, आर्कियोप्टेरिक्स आप लोगों ने नाम सुना होगा आर्कियोप्टेरिक्स का। आर्कियोप्टेरिक्स को कहा जाता है इट इज द लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, इट इज द लिंक बिटवीन रेप्टाइल एंड बर्ड्स। तो इसके पीछे उनके पास क्या है भाई? तो ये बर्ड था, ये जर्मनी में है। हाँ, और ये जो डायनासोरस है ना, डायनासोरस, मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम बताया भी था ग्लोबल वार्मिंग वाले वीडियो में कि आज से 65 मिलियन ईयर्स अगो एक बड़ा एस्ट्रॉयड आया था जमीन पे, और उससे क्या हुआ कि सारे के सारे डायनासोर्स मर गए थे। कुछ डायनासोर जो उड़ सकते थे और जो छोटे थे साइज में, वो जो है ना, वो इवॉल्व कर गए, और वो डायनासोर आज के बर्ड्स बन गए। आज जो जो बर्ड्स है ना, वो बर्ड्स बन गए। और पता है काफी ज्यादा मैचिंग भी है डायनासोर्स में और बर्ड्स में। ठीक है, तो आर्कियोप्टेरिक्स भी ऐसे ही एक रिलेशन है इनके बीच में। तो आर्कियोप्टेरिक्स फॉसिल बर्ड वाज डिस्कवर्ड इन 1861। ठीक है, इन जर्मनी। दिस बर्ड लिव्ड 150 मिलियन ईयर्स अगो, अनलाइक द मॉडर्न बर्ड्स। ठीक है, आर्कियोप्टेरिक्स हैड टीथ एंड लॉन्ग टेल्स, 20 वर्टिब्रीज हैं इसके, और विंग्स भी हैं। ठीक है, और फिंगर्स भी हैं, और जो क्लॉज होती हैं वो भी हैं इसके साथ। तो ये कैरेक्टरिस्टिक ये शो करता है कि ये पहले कोई रेप्टाइल था। ठीक है, मतलब विंग्स, विंग्स तो रेप्टाइल्स के नहीं होते, विंग्स तो बर्ड्स का कैरेक्टर है ना। तो टीथ हैं, वर्टिब्री है, और साथ में और क्या है, टेल है। ठीक है, तो ये इस तरह के कैरेक्टरिस्टिक जो रेप्टाइल हैं, और इसके देखो पंख भी हैं, उड़ भी सकता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स प्लांट बर्ड्स के होते हैं। तो उन साइंटिस्ट ने लिंक क्रिएट किया इसका और, यस, किसका, इसका और बर्ड्स का। ठीक है, so all these characteristics show link with reptiles. The teeth of the pigeon cross sized animal would have been suitable for the capture of insects. ठीक है, and small fairy scientist फलाना, archaeopteryx is the good evidence of evolutionary pathway leading to the reptiles to the birds. अच्छा चलें, ठीक है। तो अच्छा, एक चीज और है कि देखो हमारे पास डायरेक्ट रेप्टाइल से डायरेक्ट बर्ड्स आ गए। तो अब ना बहुत सारे साइंटिस्ट का, इवन जो एथियस्ट साइंटिस्ट भी होते हैं, उनका सवाल रहता है यहाँ पे कि ये जो आर्कियोप्टेरिक्स है ना, ये एकदम बर्ड बर्ड तो नहीं बन गया होगा। ऐसा तो नहीं है कि ये आर्कियोप्टेरिक्स यूं अंतर मंतर शंतर बंतर पड़ा और एकदम से बन गया हमारे पास बर्ड। तो इसको बहुत टाइम लगा होगा। अब बहुत टाइम लगा होगा, तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास लेट सपोज ये आर्कियोप्टेरिक्स है और यहाँ पे हमारे पास कोई बर्ड है लेट सपोज, ठीक है, जस्ट अज्यूम करो, तो इसके बीच में मिलियंस ऑफ ईयर्स का टाइम लगा होगा। अब मिलियंस ऑफ ईयर्स का टाइम लगा होगा तो जाहिर सी बात है ये आर्कियोप्टेरिक्स आहिस्ता आहिस्ता चेंज हुआ होगा। इसकी एक फॉर्म बनी होगी, फिर वो फॉर्म से दूसरी फॉर्म, तीसरी फॉर्म, चौथी फॉर्म, पांचवी फॉर्म, और अल्टीमेटली ये बर्ड बन गया होगा। ठीक है, तो फिर ये जो लिंक वाली स्पीशी, ये बीच वाली जो स्पीशी है ना, एक हमारे पास ये स्पीशी है और एक ये हमारे पास फाइनल है। ठीक है, तो इसके बीच में ये जो स्पीशी होती है ना, इन्हें हम बोलते हैं कनेक्टिंग स्पीशीज। तो फिर साइंटिस्ट का ये होता है कि अगर थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन सही है तो फिर ये कनेक्टिंग स्पीशीज जो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म की हैं, ये भी तो होनी चाहिए। बीच वाली स्पीशीज कहाँ है? तो बीच वाला एविडेंस गायब हो रहता है। ठीक है, गुलाम दस्तगीर रिफ्रेश कर लो भाई। और ह्यूमंस के अंदर की भी यही चीज है। फॉर एग्जांपल हमें बोला जाता है कि हम प्राइमेट से इवॉल्व हुए हैं, प्राइमेट से। तो प्राइमेट्स का और हमारे बीच में ना कोई इंटरलिंक स्पीशीज तो होंगी ना, वो कहाँ है?
तो खैर उसके ऊपर अभी रिसर्च चल रही है और बहुत सारे साइंटिस्ट, आप लोगों ने नाम सुना होगा, निएंडरथॉल्स और डेनिसोवियंस, और उनको वो करते हैं, तो उनका उनका बोला जाता है। ओके, सो पैलेंटोलॉजी से ये बात क्लियर है। उसके बाद हमारे पास दूसरा है, कहाँ गया भाई ये आगे पीछे, दूसरा है हमारे पास, यस, जियोग्राफी से, जो जियोग्राफी वाला डिफरेंस, ये कहाँ आगे पीछे हो गया। ओके, तो हम बात कर रहे हैं, जियोग्राफी वाला डिस्टेंस डिफरेंस कहाँ गया। चलो खैर पहले हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वाला डिफरेंस देख लेते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये स्लाइड्स आगे पीछे अपलोड हो गई हैं, पता नहीं, समझ नहीं आ रहा। तो एविडेंस फ्रॉम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये वाला एविडेंस आजकल बहुत बहुत दिया जाता है। तो इसमें वही चीज सीक्वेंसिंग आ जाती है, मॉडर्न सीक्वेंसिंग। तो जेनेटिक मटेरियल में जो सिमिलैरिटी है ना, उसको देखते हैं, और जो जेनेटिक कोड्स हैं, ठीक है, जो जेनेटिक कोड्स हैं हम ह्यूमंस के और बैक्टीरिया और बाकी सब लिविंग ऑर्गेनिज्म के, उनका, ठीक है, और इसके साथ साथ कुछ बेसिक प्रोसेसेस जो हैं जीन एक्सप्रेशन के, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, ये बोला जाता है कि ये बैक्टीरिया में भी वैसे ही काम करते हैं और हम ह्यूमन में भी वैसे ही काम करते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत लिटिल बिट डिफरेंस के साथ ये हमारे भी अंदर वैसे ही काम करते हैं और बैक्टीरिया के अंदर भी वैसे ही काम करते हैं, और बाकी यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट उनके भी अंदर वैसे ही काम करते हैं। ठीक है, और बीच वाले जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर भी वैसे ही काम करते हैं। तो साइंटिस्ट का ये मानना है कि अगर ऐसा है, तो इसका मतलब ये है कि इनका कोई ना कोई एक किसी एक कॉमन चीज से आए, इसीलिए ये सिमिलैरिटी है। वरना अगर दो अलग अलग चीजें होती हैं, तो उनका जो मैकेनिज्म होता है, जो काम होता है, वो डिफरेंट होता है, वो डिफरेंट टाइप से ऑपरेट करती हैं। लेकिन साइंटिस्ट का ये कहना है कि जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए है, उसमें सिमिलैरिटी का मतलब ये है कि किसी कॉमन ओरिजिन से ये हैं। सिमिलरली जो हमारे पास प्रोटीन्स और जेनेटिक कोड, वो भी काफी सिमिलर होते हैं। ठीक है, और इसी के साथ साथ बेसिक्स प्रोसेसेस लाइक जीन एक्सप्रेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये भी है। ठीक है, तो यस, साइंटिस्ट का ये वाला सॉलिड पॉइंट है बिल्कुल एग्जैक्टली कि कोई इनका कॉमन एक ओरिजिन होगा, इसीलिए हमारे पास क्या हुआ है, इसीलिए हमारे पास इन सब की चीजों में सिमिलैरिटी है विद अ लिटिल बिट डिफरेंसेस। ठीक है, तो इसको कैसे काउंटर किया जाए। तो हमारे पास देखें, जरूरी नहीं है, देखो पॉसिबिलिटीज हो सकती है ना, जरूरी नहीं है, देखो दो चीजें सेम हो सकती है ना। फॉर एग्जांपल, दो पर्टिकुलर इंडिविजुअल, जो है वो पेपर कर रहे हैं, तो पेपर वन, एक बंदा पेपर कर रहा है, वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा है, दूसरा भी कर रहा है, वो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा है, तो सिमिलैरिटी आ सकती है ना बीच में। ठीक है, बाय डिफॉल्ट सिमिलैरिटी आ सकती है ना, तो ये उस टाइप की सिमिलैरिटी हो सकती है। लेकिन साइंटिस्ट का ये ख्याल है, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बिलीफ और दिस इज अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट एक्चुअली, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको थोड़ा वो करना, इट इज डिफिकल्ट। ऑल्दो हमारा यकीन है कि एवोल्यूशन नहीं होती और ऐसा कुछ नहीं है जैसे डार्विन ने कहा। ठीक है, लेकिन दिस इज अ स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट जो कि एथियस्ट लोग हमेशा से देते हैं। ठीक है, हमारा डीएनए 98% चैंपेंजीज और प्राइमेट से मैच करता है। ठीक है, लेकिन उसी टाइम पे एट द सेम टाइम हमारा सेम डीएनए 95% चूहे भी से रेट से भी तो मैच कर रहा है, लेकिन रेट कितना डिफरेंट है। ठीक है, रेट डिफरेंट और हम डिफरेंट है, तो जरूरी नहीं है कि भाई देखो, अब हम फिर इसका मतलब चूहे से इवॉल्व हुए हैं जहां हमारा कोई लिंक ही नहीं बन रहा। और इसी के साथ साथ ना सिर्फ चूहा, बल्कि और बहुत सारी चीजों के साथ भी हमारा डीएनए काफी मैच करता है। ठीक है, और डीएनए क्योंकि बहुत बड़ा है, 300 बिलियन बेस पेयर्स, इतना बड़ा है, तो उसमें कॉमनैलिटी काफी जगहों पे आ जाती है, रिपीटेबिलिटी काफी जगहों पे आ जाती है। ठीक है, तो साइंटिस्ट का ये कहना है। फिर सिमिलरली जो एंजाइम्स होते हैं, देखो एंजाइम्स, प्रोटीन्स, देखो उसकी सीक्वेंसिंग देखो, बैक्टीरिया में भी वैसे है, हमारे अंदर भी वैसे है। ठीक है, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ के।
बैक्टीरिया के अंदर भी वैसे ही काम कर रहे हैं, हमारे भी अंदर भी वैसे ही काम कर रहे हैं। तो ये एविडेंस है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से। कंप्लीटली सिमिलर नहीं होता, लेकिन वो जो थोड़ा बहुत चेंज है ना, तो वो साइंटिस्ट, वो जो एथियस्टिक साइंटिस्ट वो जो पॉइंट देते हैं ना, वो थोड़ा बहुत जो चेंज बोलते हैं, वो कहते हैं कि ये विद द पैसेज ऑफ टाइम विद ये चेंज आया है। ठीक है, तो इस तरह से करते हैं ये लोग। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? इसके बाद हमारे पास यस, एविडेंस फ्रॉम एनाटॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी। तो एनाटॉमी और एम्ब्रियोलॉजी से भी ये क्लियर एविडेंस आता है कि यस, एवोल्यूशन हमारे पास होती है। आप लोगों की जो प्रीवियस वाली बुक थी ना, उसमें डायग्राम अच्छी सी बनी हुई थी कि जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है ना, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जैसे फॉर एग्जांपल देखो, हमने अभी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में रोल ऑफ न्यूक्लियस किया था ना, तो रोल ऑफ न्यूक्लियस में हमने फिर जर्नलाइज कर दिया था ना। और लो एक्सपेरिमेंट हमने एस्टेब्लेरिया मेडिटेरेनिया और एस्टेब्लेरिया ग्रेनुलेटा के ऊपर किया था, लेकिन हमने उसमें जर्नलाइज कर दिया ना सबके ऊपर। ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि काफी ज्यादा जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है ना, वो काफी ऑर्गेनिज्म की सेम होती है। आप ऑनलाइन देखना, वहां पे एक डायग्राम आएगी। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एक फिश की, ठीक है, ह्यूमन के एम्ब्रियो की, बाकी सब ये पूरी काफी सिमिलर दिखाई देती है, सिमिलर सी। ठीक है, तो यहाँ से भी साइंटिस्ट जो है वो एविडेंस निकालते हैं कि यस, एवोल्यूशन होती है। और एक ही चीज और है, एविडेंस फ्रॉम कंपैरेटिव एनाटॉमी। तो एक एनाटॉमी की ब्रांच है कंपैरेटिव एनाटॉमी। कंपैरेटिव एनाटॉमी में क्या है, कंपेयर करते हैं हम। ठीक है, तो कंपैरेटिव में हमारे पास देखें, इसने हम क्या किया है, एक ह्यूमन आर्म लिया है, एक बर्ड का विंग लिया है, और एक वेल का फ्लिपर लिया है। ठीक है, तो इन सब में देखो कॉमनैलिटी ये है कि सेम बोन्स हैं, सेम वही है, थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर डिफरेंट है। ठीक है, थोड़ी बहुत डिफरेंसेस हैं हमारे पास। ठीक हो गया, तो ये कंपैरेटिव एनाटॉमी काफी मैच करती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम ह्यूमंस का ये, जैसे यहाँ पे ह्यूमरस है, तो बर्ड के विंग में देखो वहां पे भी ऐसी ही बोन होती है एक। ठीक है, और वेल के फ्लिपर में देखो तो वहां पे भी ऐसी ही बोन होती है। सिमिलरली नीचे आओ तो रेडियस अल्ना है हमारी, इधर देखो तो बर्ड के विंग में भी ऐसे ही है, दो बोन्स हैं, और वेल में देखो वो भी ऐसे ही है। ठीक है, हमारे ह्यूमंस के जो कार्पस मेटाकार्पस, वो देखें इसके पास भी वैसे ही है, इसके पास भी वैसे ही है। ठीक है, तो कंपैरेटिव एनाटॉमी भी ये कहती है कि एवोल्यूशन होती है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम बोल दें कि भाई इट कुड बी पॉसिबिलिटी। हाँ, कैट का भी मिल रहा होता है, यस एग्जैक्टली। ठीक है, तो और भी बहुत सारे मैच दिखते हैं। इसके बाद है एविडेंस फ्रॉम जियोग्राफी, बायोजियोग्राफी। तो जो बायोजियोग्राफी है ना, इससे भी एविडेंस मिलते हैं। कैसे मिलते हैं भाई? तो सबसे पहले ना, जो अर्थ है, इसमें ये जितने भी हमारे पास कॉन्टिनेंट्स हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स ना, ये सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स पहले एक जगह पे थे। ठीक है, एक ही जगह पे थे, सेंटर में। ठीक है, और सराउंडिंग में पानी था। ठीक है, इस सेंटर वाली जगह को हम क्या कहते थे, पेंजिया कहते थे, पेंजिया। ठीक है, पेंजिया कहते थे। बाद में क्या हुआ, कुछ साइंटिस्ट थे, उन्होंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, एक थ्योरी है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ठीक है, तो ये सब पहले एक साथ थे। बाद में क्या हुआ, जमीन की टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, जमीन की मूवमेंट की वजह से क्या हुआ, हमारे पास ये सारे के सारे अलग हुए, और हमारे पास 7 डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स बने। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप, अंटार्कटिका, ये सारे कॉन्टिनेंट्स बने। ठीक है, और ये कॉन्टिनेंट्स बने हमारे पास, मुझे आपको नोटिफिकेशन नहीं आया, ओ, ये सारे कॉन्टिनेंट्स बने। अब कॉन्टिनेंट्स में क्या था कि हमारे पास साइंटिस्ट का ये जो बिलीव था ना कि ये पहले पेंजिया था, तो पेंजिया का ये जो बिलीव था ना, इसको प्रूफ करने के लिए अब कुछ ना कुछ एविडेंस भी तो होना चाहिए ना। तो ये साइंटिस्ट ने देखा कि अगर एविडेंस है ना, फॉर एग्जांपल उन्होंने ये देखा कि जो अफ्रीका है ना, अफ्रीका, अफ्रीका ऐसा करके है ना, अफ्रीका का बिल्कुल एडजेसेंट में सामने वाली साइड पे क्या है,
इधर साउथ अमेरिका है। साउथ अमेरिका और इधर साउथ, इसके बीच में ना यहाँ पे क्या है, एटलांटिक ओशन है। ठीक, एटलांटिक है या पैसिफिक है, आई डोंट नो पैसिफिक है या एटलांटिक है। तो उन्होंने ये देखा कि यहाँ पे जो साउथ अमेरिका में ऐसे लिख देता हूँ, और यहाँ पे क्या है, अफ्रीका है, एएफ लिख देता हूँ। तो यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म, अब जैसे हमारे पास यहाँ पे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म थे और यहाँ पे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, तो उन्होंने देखा, उन्होंने यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो फॉसल्स थे ना वो देखे, और यहाँ पे जो फॉसल्स थे वो देखे, दोनों मैच कर रहे थे। ठीक है, तो दोनों मैच कर रहे थे, तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों एक साथ ही थे पहले, एक साथ ही थे पहले। ठीक है, दूर दूर गए तो ये यहाँ के ऑर्गेनिज्म इधर आ गए। ठीक है, तो ये थी हमारे पास, इसे हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। और ये किस साइंटिस्ट ने दी थी, मुझे एग्जैक्टली उसका नाम नहीं याद, उसका नाम मुझे नहीं पता, लेकिन दिस इज कॉल्ड कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। वालेकुम अस्सलाम शहजाद, वेलकम। ठीक है, और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में यस, उन्होंने बहुत ज़्यादा एविडेंसेस देखे थे। ठीक है, एविडेंसेस देखे थे, ये देखो फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास देखो, ये अमेरिका है। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो, ये अफ्रीका है और ये साउथ अमेरिका है, तो इनके बीच में देखो काफी सिमिलैरिटी देखने को मिल रही है। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल इसने, वेलकम 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 न्यू स्टूडेंट, वेलकम। तो इसने देखो पेंगुलिन है, पेंगुलिन आप लोगों ने कोविड में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। ये पेंगुलिन के देखो अलग अलग फीचर, साउथ अमेरिका में देखो ये जायंट एंसेस्टर, यहाँ पे स्पाइनी एंसेस्टर, यहाँ पे एक अलग से। तो ये देखो इसके अलग अलग जो फॉसिल्स रिकॉर्ड्स मिले ना, वो डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे मिले। तो इसका मतलब ये है कि पहले ये सब साथ ही थे, अब जब बाद में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ तो ये वहां दूर चले गए, तो इसके साथ ये यहाँ कुछ के फॉसिल इधर आ गए, कुछ फॉसिल इधर आ गए, कुछ फॉसिल इधर आ गए। तो ये चीज ये प्रूव करता है कि यस, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट होता है। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज ऑन अर्थ प्रोवाइड एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन, इट इज कोरिलेट द वेरिएशन ऑफ स्पीशीज एंड फलाना फलाना फलाना। ठीक है, फॉर एग्जांपल ब्रॉड grouping of the organism that already evolved before the breakup of the supercontinent Pangea about 200 million years ago। ठीक है, जी बिल्कुल उजाला, हाँ वो वाला पॉइंट भी है। यस, क्वालास का वो भी, यस, जो मर्सूपियल्स होते हैं, तो यस उनका भी पॉइंट है। ठीक है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वाला जो एविडेंस वो है, उसमें 3-4 पॉइंट्स हैं। जो हमारे पास डीएनए है ना, वो काफी मैच करता है। डीएनए हो गया, प्रोटीन्स हो गई, और कोड्स हो गए, जेनेटिक कोड्स हो गए, और जो प्रोसेसेस प्रोसेसेस हैं, जो एसेंशियल प्रोसेसेस हैं जो सेल में होते हैं, वो सब में तकरीबन सेम सेम होते हैं। तो इस तरह से वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से ये एविडेंस निकालते हैं। प्रीवियस वाली बुक में ज्यादा काफी अच्छे उन्होंने बताया था। ठीक है, इसके बाद हमारे पास यस, होमोलोगस क्रोमोसोम से भी एक एविडेंस आता है। Biologists often compare sequence of related gene found on different species, often called homologous or orthologous gene। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक जीन है, लेट सपोज वो कोई प्रोटीन इनकोड कर रहा है, कोई एंजाइम कर रहा है, तो वो बैक्टीरिया के अंदर भी वैसा ही है और हम ह्यूमंस के अंदर भी वैसा ही है। ठीक है, यहाँ पे देखें चैंपियंजी से हमारा डीएनए कितना मैच करता है, यहाँ पे वही बात की इसने। ठीक हो गया, इसी के साथ साथ हाँ एक चीज है, इंसुलिन। आपको पता है इंसुलिन जो हमें लगाते हैं, वो इंसुलिन पहले हम बैल से एक्सट्रैक्ट करते थे, बोवाइन इंसुलिन, बोवाइन इंसुलिन होता था पहले, उसको लगाते थे, उसकी सीक्वेंस भी वैसे ही है, और जो हमारे जिस इंसुलिन है उसकी सीक्वेंस भी वैसे ही है। ठीक है, तो ये जेनेटिक काफी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और जेनेटिक्स की चीजें काफी मैच कर रही हैं। तो साइंटिस्ट का ये कहना है कि ऐसा होता है, भाई तो होता है तो होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को। फिर वेस्टिजियल ऑर्गन से भी ये एविडेंस आता है, जो वेस्टिजियल ऑर्गन है, ठीक है, तो उससे भी एक एविडेंस है। फॉर एग्जांपल स्नेक का पहले पहले बोला जाता है कि उसकी टांगे होती थी, अब पता नहीं ये डायग्राम किसी ने खुद से बनाई है या किसने बनाई।
तो वो यूज नहीं करता था उसे, वो लेमार्किज्म वाला। लैब में वो जेनेटिक्स और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वाले में बता रहा था कि देखो काफी चीजें सिमिलर है ना हम में और बाकी ऑर्गेनिजम्स में। हमारी भी इंसुलिन की वही सीक्वेंस है जो बुओवाइन इंसुलिन की सीक्वेंस है, तो वैसे। ठीक है। तो वेस्टिजियल ऑर्गन से भी ये चीज होती है कि भाई एवोल्यूशन होती है कैसे। पहले ये बोला जाता था कि स्नेक के पास फोर लेग्ड इंसेस्टर था, कोई कोई स्नेक का फोर लेग्ड इंसेस्टर था। ठीक है। अब ये बिलीफ है, तो उसने अपने टांगे यूज नहीं की, वो क्रॉल कर रहा था। ये तो हर लिमार्किज्म में भी ये पॉइंट है। तो वो क्रॉल कर रहा था और वो जो है वो केव्स में जाता था, सुराहों में, तो उसने अपनी टांगों का यूज नहीं किया तो वो खत्म हो गई। ठीक है। तो इसी तरह से हमारा जो अपेंडिक्स है उसको भी वेस्टिजियल ऑर्गन माना जाता है। तो ये वेस्टिजियल ऑर्गन है, ये इस चीज होने का सबूत है कि एवोल्यूशन होती है। ठीक है। बस मैं जैसे फॉर एग्जांपल अगर एवोल्यूशन ट्रू है तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमारे पास जो हमारा अपेंडिक्स है वो अपेंडिक्स आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगा। ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम। लेकिन ये तो फिर देखने उसके लिए हमने मिलियंस ऑफ ईयर रुकना पड़ेगा और इतनी जिंदगी किसी के पास नहीं है। कॉक्सिक्स, यस, कॉक्सिक का ये है। कॉक्सिक जैसे फॉर एग्जांपल प्राइमेट्स में और हम में, प्राइमेट्स के पास दुम होती है ना, गोरिल्ला के पास दुम होती है, बंदर के पास तो होती है दुम, बंदर के पास होती है ना, तो उसके पास टेल बोन है। हमारे अंदर वो टेल बोन, हाँ गोरिल्ला के अंदर नहीं होती, हमारे अंदर वो टेल बोन ना अब सिर्फ रिड्यूस होकर छोटी सी रह गई है। और उसको भी जो है वेस्टिजियल ऑर्गन माना जाता है। तो वेस्टिजियल ऑर्गन से भी ये एविडेंस आता है कि एवोल्यूशन होती है। और एक और एविडेंस, नहीं है भाई, नहीं है टांग, देखना पड़ेगा। नहीं होती, चिंपैंजीज में और गोरिल्लाज में नहीं होती, दुम नहीं होती। अच्छा एक चीज और, एक एविडेंस मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है ये इसका। एक एविडेंस ये भी है, पता है पहले बोला जाता था कि ये जो बैक्टीरिया है, सॉरी, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया 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 जो है वो मैंने आप लोगों को ये पहले पॉइंट से बताया था, ये पहले एक बैक्टीरिया हुआ करता था। ठीक है। ये आया हमारे पास, ठीक है, यूकेरोटिक सेल के अंदर बहुत टाइम पहले। अब यूकेरोटिक सेल इसको क्या करने का लगा, इसको प्रोटेक्शन देने लगा और बदले में ये उसको एनर्जी देने लगा। तो एक सिम्बायोटिक, यस एंडो सिम्बायोटिक, हाँ। तो इनका आपस में एक हेल्दी रिलेशन, ठीक है, सिम्बायोसिस हो गया इनके बीच में। ठीक है। अब हमारे पास तो इस चीज का प्रूफ क्या है भाई कि जो है ये डीएनए हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो पहले बैक्टीरिया था। तो उसका बोला जाता है कि ये पहले आर्काई बैक्टीरिया या प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया था। तो इसका एविडेंस ये है कि इसके पास अपना डीएनए है। ठीक है। ह्यूमन सेल्स में दो ऑर्गेनल ऐसे हैं जिनके पास अपना डीएनए है, एक माइटोकॉन्ड्रिया है और दूसरा क्या है, दूसरा कौन सा ऑर्गेनल है जिसके पास अपना डीएनए होता है? यस एनीवन, उजाला, समरा, कोई बताएगा? क्लोरोप्लास्ट, हाँ क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट का पार्ट होता है वो, प्लास्टर्ड, प्लास्टर्ड, ठीक है, प्लास्टर्ड के अंदर डीएनए होता है। ठीक है। तो प्लास्टर्ड के अंदर अपना डीएनए होता है, इसी की अगर अगर टाइप्स होती हैं क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। तो इस चीज का ये एविडेंस है कि डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए, ठीक है। अब अपना डीएनए है माइटोकॉन्ड्रिया के पास, तो अपना डीएनए तो इसका मतलब ये है कि ये कहीं सेल्फ इंडिपेंडेंट था। ठीक है। और दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया जितनी भी मेजॉरिटी प्रोटीन बनाता है वो अपने डीएनए से बनाता है, कुछ थोड़ी बहुत हमारे न्यूक्लियर डीएनए से आता है। ठीक है। तो एक ये चीज भी है। और माइटोकॉन्ड्रिया की अलग जो जो जेनेटिक डिजीजेस होती है ना वो अलग से होती हैं। और एक चीज और इंटरेस्टिंगली, जो हमारा डीएनए होता है वो लीनियर होता है, आपको पता है, लीनियर होता है। और जो बैक्टीरिया का डीएनए होता है आपको पता है वो कैसा होता है,
वो गोल मोल होते हैं, पापा की रोटी गोल मोल। ठीक है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का जो डीएनए वो भी सर्कुलर है, गोल गोल है। ठीक है, फिर अगेन वहां पे जो जेनेटिक सीक्वेंसिंग है, बहुत सारे टेक्निकल पॉइंट्स और भी हैं कि जो बैक्टीरिया से बहुत ज्यादा मैच करते हैं। तो ये एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या था, एक पहले प्रोकैरियोटिक सेल था, उसके बाद आया यूकैरियोटिक सेल के अंदर, और इसके एविडेंसेस हैं स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो खैर यहाँ तक हमारे पास ये एवोल्यूशन के एविडेंसेस और एवोल्यूशन का थोड़ा इंट्रोडक्शन। बाकी आप लोग, बाकी और भी बहुत सारे एविडेंस हैं। ठीक है, आप लोगों के बुक में आप लोग रीड करें, आप लोगों को बहुत सारे एविडेंसेस मिलेंगे, नहीं तो ऑनलाइन भी बहुत सारे अवेलेबल। ठीक है, तो उन्हें देख सकते हैं आप लोग, और किसी में कोई कंफ्यूजन हो तो देन लेट मी नो, कल उसके ऊपर बात करेंगे हम। ठीक है, और बाकी आप लोग जा सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अब हम नेक्स्ट क्लास में। कल आप लोगों का होमवर्क ये है कि आप लोगों ने थोड़ा सा एवोल्यूशन के बारे में देख के आना है। ठीक है, और किसी को अगर डिबेट हो गई किसी के साथ तो कैसे प्रूफ करेंगे कि भाई स्पेशल क्रिएशन है, स्पेशल क्रिएशन होती है कोई मतलब, तो बताएं कैसे करें। ठीक है, आज की दुनिया में बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है ये, लोगों में लड़ाइयाँ हो जाती हैं पता नहीं इस पे। खैर लेकिन भाई एवोल्यूशन ऐसी चीज है ना कि वो आपको कुछ दे नहीं सकती। बस एक वो होता है ना कि अ, एक जो वो बच्चा होता है जिसको अपने अम्मा अब्बा का नहीं पता होता ना, तो वो सर्च करता है कि यार मेरा कहाँ हूँ, मेरा अम्मा अब्बा कहाँ है, ये फलाना टिमकाना ये वो। जी, कौन हूँ मैं एग्जैक्टली exactly। वरना अदरवाइज जितनी भी बड़ी बड़ी सर्जरीज होती हैं या कुछ भी होता है या कुछ भी चीज़ है या कोई मेडिसिन है या कोई है, वो आपसे ये नहीं पूछते कि एवोल्यूशन, अब बताओ आप किसके, बंदर के बेटे हो या चिंपैंजी के हो या किसके हो, वो ऐसे ही होते हैं। एग्जैक्टली exactly, बिल्कुल ईमान को कमजोर करती हैं एग्जैक्टली exactly, ये पॉइंट्स काफी ऐसे हैं। खैर और एक चीज और भी है, देखो हमारे पास जो लूप होल्स हैं, देखिए वो जो साइंटिस्ट एविडेंस देते हैं ना, तो उनके पास भी लूप होल्स है, जैसे कनेक्टिंग स्पीशीज वाला लूप होल एक है। ठीक है, और दूसरी चीज ये है कि जो सीक्वेंस मैच कर रही है तो इट डजंट मीन कि भाई पूरा हम अगर सीक्वेंस मैच कर रही है तो बाय चांस भी तो हो सकता है ये। ठीक है, ऐसी भी सीक्वेंस हमारे चूहे के साथ भी मैच कर रही है तो उसके साथ क्यों नहीं कंपेयर किया जा रहा हमें। ठीक है, फिर सिमिलरली बहुत सारे फैक्टर्स हैं और बहुत सारे साइंटिस्ट ने ये, वैसे डार्विनिज्म को बहुत ज्यादा सर पे फैला हुआ है, डार्विन ने खुद कहा अपनी थी बुक में, आप लोगों को वो ऑडियो बुक भी मैं भेज दूंगा अगर सुनना है किसी को, डार्विन की नेचुरल सिलेक्शन को, नेचुरल सिलेक्शन और ओरिजिन ऑफ स्पीशी को। तो उसने कहा है कि भाई एवोल्यूशन को मैं सिर्फ और सिर्फ अ, इसलिए ये अपना वो एक जो बिलीफ उसने रखा था कि ग्रेजुअल प्रोसेस होता है, कि मुझे चीज़ों को एक्सप्लेन करने में इससे आसानी होती है, अदरवाइज मेरे पास कोई इतना एविडेंस नहीं है कि एवोल्यूशन ऐसे होती है या नहीं होती। ठीक है, और 2016 के अंदर बहुत सारे साइंटिस्ट बैठे थे, उन्होंने ये बोला था कि भाई डार्विनिज्म और इसमें काफी लूप होल्स है। ठीक है, तो एक न्यू ब्रांच बनाई फिर न्यू डार्विनिज्म। ठीक है, न्यू डार्विनिज्म, तो है न्यू डार्विनिज्म, और ये तो इसके ऊपर ही पूरा जो हमारे पास वो है, उसके ऊपर न्यू डार्विनिज्म और लेमार्किज्म, और ये दो तीन थ्योरीज ही मिलके फिर थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को थोड़ा बढ़ावा देती हैं, अदरवाइज कोई इतना कोई सॉलिड पॉइंट नहीं है। और इसके अलावा 2016 में साइंटिस्ट बैठे थे, उन्होंने कहा था कि भाई ये जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है इसमें काफी लूप होल्स हैं, तो हमें एग्जैक्टली अब सर्च करना है कि क्या ये चीज ऐसे है या नहीं है। ठीक है, तो पूरा बड़ा ज्वाइंट कंसोर्शियम बना था साइंटिस्ट का, अभी भी वो काम कर रहे हैं और वो दुनिया की टॉप की यूनिवर्सिटीज के साइंटिस्ट हैं। तो मैं भी देखो वो अगर काम करते हैं तो क्या चीज निकल के आती है। जी, जी मुनी वैसे ही है, मुझे वैसे ही है। डार्विन तो 1859 में अपनी बुक पब्लिश की थी, उस वक्त तो जीन नाम की कोई चीज नहीं थी। उसके बाद जाके मेंडल ने फैक्टर्स बताए थे और उसके बाद जाके 90s में जाके, अर्ली 20th सेंचुरी में जाके फिर वो काम रिकॉग्नाइज हुआ था। खैर चलें भाई, बात करेंगे नेक्स्ट टाइम, और यहाँ तक
इतना ही है। अल्लाह हाफिज, टाटा, बाय बाय।